नमस्कार श्रोतेहो, मी विजयकुमार लोंढे आपल्या सर्वांचे बहुजन आवाज न्यूज चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो। आज इयत्ता 10वी हिंदी या विषयाची कृती पत्रिका कशा प्रकारे सोडवावे या संदर्भात स.वी. प्रशाला सोलापूर या प्रशालेतील ज्येष्ठ शिक्षिका श्रीमती सुमित्रा भगत मॅडम यांचे मार्गदर्शन ऐकणार आहोत। भगत मॅडम आपले बहुजन आवाज न्यूज चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपण या चॅनलच्या माध्यमातून 10वीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी कृती पत्रिका या संदर्भात तसेच 20 गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन याबाबत आपण सविस्तर माहिती सांगावी। नमस्ते छात्रों, मैं सुमित्रा भगत सकुबाई हीराचंद नेमचंद प्रशाला सोलापुर में हिंदी और भूगोल विषय का अध्यापन करती हूँ। तो छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इस विषय की कृति पत्रिका का प्रारूप, मौखिक परीक्षा का प्रारूप, अंकदान, उपयोजित लेखन तथा व्याकरण इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों, सर्वप्रथम हम हिंदी लोक भारती का 100 अंकों का विभाजन देखते हैं। पहले मौखिक परीक्षा का प्रारूप देख लेते हैं। मौखिक परीक्षा 20 अंक की होती है। उसमें श्रवण कौशल्य और भाषण कौशल्य होता है। श्रवण कौशल्य 10 अंक के लिए और भाषण कौशल्य 10 अंक के लिए। श्रवण कौशल्य इसमें शब्द लेखन होता है, मतलब शब्दार्थ लेखन और वाक्य लेखन होता है। आपको आपके अध्यापक शब्द लिखने के लिए कहेंगे और आपको वह शब्द सुनकर लिखने होते हैं और कुछ वाक्य आपको अध्यापक कहते हैं और वह कुछ वाक्य जो होते हैं वह सुनकर आपको लिखने होते हैं। ऐसे शब्द लेखन और वाक्य लेखन होता है। उसके बाद होता है भाषण कौशल्य, वह भी 10 अंक के लिए होता है। उसमें नियोजित या निर्धारित विषय या उस वक्त समय के अनुरूप विषय देकर उस पर भाषण करने के लिए कहते हैं आपके अध्यापक। उसे 5 अंक होते हैं। और दूसरा होता है पाठ्य पुस्तक में से, आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें से कोई भी गद्यांश या पद्यांश का पठन जो होता है वह छात्रों को सुनाने के लिए कहते हैं अध्यापक। उसके लिए 5 अंक होते हैं। इस प्रकार श्रवण कौशल्य के लिए 10 अंक और भाषण कौशल्य के लिए 10 अंक, ऐसे कुल मिलाकर मौखिक परीक्षा जो होती है वह 20 अंक की होती है। अब हम कृति पत्रिका मतलब लिखित परीक्षा का प्रारूप और अंकदान देखेंगे। लिखित परीक्षा 80 अंक की होती है, 80 अंकों की होती है। इसमें 5 विभाग होते हैं। पहला विभाग जो होता है वह गद्य विभाग होता है, वह 20 अंक के लिए होता है। दूसरा विभाग जो होता है वह पद्य विभाग होता है, वह 12 अंक के लिए होता है। तीसरा विभाग जो होता है वह पूरक पठन होता है, पूरक पठन का होता है, वह 8 अंक के लिए होता है। ऐसे कुल मिलाकर विभाग 1, 2 और 3 तीनों विभाग मिलकर तीनों विभाग के लिए कुल 40 अंक होते हैं। और विभाग 4 और 5, विभाग चौथा जो होता है वह भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण पर आधारित होता है, उसके लिए 14 अंक होते हैं। और 5वां विभाग जो होता है वह उपयोजित लेखन होता है, रचना विभाग जो विभाग होता है उसके लिए 26 अंक होते हैं। इस प्रकार चौथा और 5वां विभाग जो होता है उसके लिए 40 अंक, मतलब पहला, दूसरा और तीसरे यह 3 विभाग के लिए 40 अंक और चौथे और 5वें विभाग के लिए 40 अंक। ऐसे कुल मिलाकर पहले 3 विभाग के लिए 40 और दूसरे चौथे और 5वें विभाग के लिए 40, ऐसे कुल मिलाकर हमारी लिखित परीक्षा जो होती है वह 80 अंक की होती है। अब हम कृति पत्रिका का प्रारूप और अंकदान विस्तार से देखेंगे। पहला विभाग जो होता है वह गद्य विभाग होता है, 20 अंक के लिए वह विभाग होता है। उसमें प्रश्न 1 उसके लिए 3 उप प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ में अ जो होता है वह 8 अंक के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 1 आ जो होता है वह भी 8 अंक के लिए होता है। पहला अ जो होता है वह पठित परिच्छेद पर आधारित होता है और पहला आ जो होता है वह भी पठित परिच्छेद पर आधारित होता है। दोनों के लिए 8-8 अंक होते हैं। और प्रश्न पहला ई जो होता है वह अपठित परिच्छेद पर आधारित होता है, उसके लिए 4 अंक होते हैं। ऐसे 8, 8 और 4 कुल मिला के 20 अंक के लिए पहला जो प्रश्न होता है वह 20 अंक के लिए होता है। यह हो गया पहला विभाग मतलब गद्य विभाग है। और दूसरा विभाग जो होता है पद्य विभाग, काव्य पर आधारित होता है, वह 12 अंक के लिए होता है। उसमें प्रश्न दूसरा अ और आ होते हैं। प्रश्न दूसरा अ जो होता है वह पठित पद्यांश पर आधारित होता है, वह 6 अंक के लिए होता है। और प्रश्न दूसरा आ जो होता है वह
वह भी पठित पद्यांश पर आधारित होता है। उसमें आकलन, कृति, शब्द संपदा और सरलार्थ पूछा जाता है, वह भी 6 अंक के लिए होता है। ऐसे कुल मिलाकर दूसरे विभाग के लिए मतलब पद्य विभाग के लिए कुल 12 अंक होते हैं। और अब तीसरा विभाग जो है वह पूरक पठन पर आधारित होता है, वह 8 अंक के लिए होता है। मतलब प्रश्न तीसरा जो होता है वह प्रश्न तीसरा उसमें अ और आ ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न तीसरा अ जो होता है वह पठित गद्य परिच्छेद होता है, वह 4 अंक के लिए होता है। उसमें आकलन कृति 2 अंक के लिए और स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए पूछी जाती है। प्रश्न तीसरा आ जो होता है वह भी पठित पद्यांश पर होता है, अ जो होता है वह गद्य परिच्छेद पर होता है। और प्रश्न तीसरा आ जो होता है वह पठित पद्यांश पर आधारित होता है, 4 अंक के लिए ही होता है वह भी। उसमें भी आकलन कृति और अभिव्यक्ति स्वमत अभिव्यक्ति पूछी जाती है, वह भी कुल 4 अंक के लिए। इस प्रकार प्रश्न तीसरा अ और प्रश्न तीसरा आ जो होता है वह दोनों भी 4-4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। ऐसे कुल मिलाकर विभाग 3 के लिए 8 अंक होते हैं। अब आता है विभाग 4। विभाग 4 जो होता है वह भाषा अध्ययन पर आधारित होता है, मतलब व्याकरण विभाग पर आधारित होता है। कुल 14 अंक के लिए यह विभाग होता है। इसमें जो होते हैं वह 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है उसमें शब्द भेद, सर्वनाम या फिर संज्ञा पहचानना, ऐसा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए 1 अंक होता है। दूसरा प्रश्न जो होता है वह अव्यय पहचानो या फिर अवयव का वाक्य में प्रयोग करो, वह भी 1 अंक के लिए होता है। तीसरा जो होता है वह संधि विच्छेद करना या फिर संधि के शब्द तैयार करना और पहचानना, वह भी 1 अंक के लिए होता है। और चौथा जो होता है, चौथा प्रश्न चौथे विभाग के लिए सहायक क्रिया पहचानना, उसके लिए 1 अंक होता है। और 5वां जो है वह है प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिखना, उसके लिए भी 1 अंक होता है। और अब 6ठा प्रश्न मुहावरों का चयन करना अथवा अर्थ लिखकर वाक्य में मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना, उसके लिए भी 1 अंक होता है। प्रश्न 7वां जो होता है वह कारक पहचानना, कारक चिन्ह पहचानना या फिर और भेद लिखना, कारक के भेद लिखना, उसके लिए भी 1 अंक होता है। 8वां प्रश्न जो होता है व्याकरण विभाग का विराम चिन्ह लिखना और उसका वाक्य में प्रयोग करना, उसके लिए भी 1 अंक होता है। और 9वां प्रश्न जो होता है वह काल परिवर्तन करना, सूचनानुसार काल परिवर्तन करना, उसके लिए 2 अंक होते हैं। 10वां प्रश्न जो होता है वाक्य के भेद यह होता है, उसके लिए भी 2 अंक होते हैं। और 11वां प्रश्न जो होता है वह वाक्य शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य दिया गया होता है और उसे हमें शुद्ध करके लिखना होता है, उसके लिए भी 2 अंक होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 14 अंक होते हैं। विभाग 5वां जो उपयोजित लेखन पर आधारित होता है, उसके लिए कुल 26 अंक होते हैं। प्रश्न 5वां अ जो होता है वह पत्र लेखन होता है। 2 पत्र के विषय तुम्हें कृति पत्रिका में दिए गए होते हैं, 2 में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होता है, औपचारिक या फिर अनौपचारिक। दूसरा जो प्रश्न होता है प्रश्न 5वां अ में दूसरा जो प्रश्न होता है वह गद्य आकलन होता है। एक परिच्छेद दिया जाता है, उसके ऊपर आपको 4 प्रश्न बनाने होते हैं, उसके लिए भी 4 अंक होते हैं। प्रश्न 5वां आ जो होता है वह वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन, मतलब 2 में से कोई एक का आपको चयन करके लिखना होता है, मतलब वृत्तांत लेखन लिखो या फिर कहानी लेखन लिखो, उसके लिए 5 अंक होते हैं। और प्रश्न 5वां आ में जो दूसरा प्रश्न होता है वह विज्ञापन लेखन होता है, उसके लिए भी 5 अंक होते हैं। प्रश्न 5वां ई जो होता है मतलब आखिरी प्रश्न जो होता है वह निबंध लेखन होता है, उसके लिए 7 अंक होते हैं। इस प्रकार विभाग जो 5वां है उपयोजित लेखन, उसे कुल मिलाकर 26 अंक होते हैं। इस प्रकार हमारा जो कृति पत्रिका का 80 मार्क का 80 अंकों का जो विभाजन है इस प्रकार होता है। तो ठीक है छात्रों, अब हम इस वर्ष कोविड-19 के कारण कम किया हुआ जो पाठ्यक्रम है वह देखेंगे। 25% कटौती किया गया अभ्यासक्रम कुछ इस प्रकार है। कोरोना मतलब कोविड-19 इस बीमारी के कारण 2020-21 इस शैक्षणिक वर्ष के लिए हिंदी पाठ्यक्रम में 25% कटौती की गई है। तो वह इस प्रकार है,
पहली इकाई में जो दूसरा पाठ है संवादात्मक कहानी लक्ष्मी, वह पाठ्यक्रम में से कम किया गया है। उसी इकाई का पहली इकाई का ही 5वां जो पाठ है गोवा, जैसे मैंने देखा, यात्रा वर्णन पर पाठ है, यह भी कम किया गया है। और इसी इकाई का जो चौथा पाठ है पूरक पठन पर आधारित है, खुला आकाश, वह भी पाठ्यक्रम में से इस साल कम किया गया है। और इसी इकाई का जो आखिरी जो पाठ है गीत है कृषक गान, वह भी इस साल पाठ्यक्रम में से कम किया गया है। अब दूसरी इकाई में से कौन कौन से पाठ कम किए गए वह देखेंगे। दूसरी इकाई का जो तीसरा पाठ है श्रम साधना वैचारिक निबंध है, वह कम किया गया है। और उसी इकाई का जो 8वां पाठ है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, वह इस साल पाठ्यक्रम में से कम किया गया है। यह जो 25% कम किया हुआ पाठ्यक्रम है वह सिर्फ इसी साल कम किया गया है। अब हम विभाग चौथा जो है व्याकरण विभाग, वह विस्तार से देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न जो होता है शब्द भेद होता है। शब्द भेद के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द उसे कहते हैं। अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द को सव्यय भी कहा जाता है, मतलब जिसमें व्यय होता है मतलब परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन न हो मतलब अव्यय होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द के फिर से 4 उपप्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब विकारी शब्द का जो दूसरा उपप्रकार है सर्वनाम, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो उपप्रकार है विकारी शब्द का वह है विशेषण। उसके फिर से उपप्रकार है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और क्रिया के जो होते हैं उसके भी 5 उपप्रकार है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। अब शब्द भेद का दूसरा जो मुख्य प्रकार है अविकारी शब्द, मतलब जिसमें परिवर्तन न हो मतलब व्यय न हो, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। उसे अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद है, उपभेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला जो होता है वह है क्रिया विशेषण अव्यय, मतलब जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। अब इसमें आंखें खोली, यह क्रिया, खोलना यह क्या है, आंखें खोलना यह क्रिया है। अब क्या खोली, कैसे खोली आंखें, धीरे धीरे खोली, इसलिए क्रिया के बारे में जो विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब दूसरा जो है वह है संबंध बोधक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे हमारे घर के पीछे नदी बहती है। अब इसमें के पीछे यह क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। अब तीसरा जो है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या फिर एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पाँव इधर उधर गया तो मोच आ जाएगी, या फिर मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। अब इसमें मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। अब इसमें 2 वाक्य है, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे और दूसरा वाक्य है कब मेरी टांग टूटे। अब इन 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द ने अव्यय ने जोड़ा है। कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, की इस शब्द ने इसे इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए की यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अब पाँव इधर उधर गया तो मोच आ जाएगी। अब इसमें कौन सा है, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अब आखिरी जो है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय।
जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष भाव, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव, मन के जो भाव होते हैं वह सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। अब इसमें हे भगवान इस शब्द से मन के भाव व्यक्त होते हैं, इसलिए हे भगवान यह जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अब इसमें ओ इस शब्द से मन का भाव प्रकट होता है, इसलिए वह ओ जो है यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब हम संधि और उसके भेद देखते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले हम संधि की परिभाषा देख लेते हैं। सम और धी मतलब संधि। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, मतलब जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सत और आनंद सदानंद, सम और तोष संतोष, देव और इंद्र देवेंद्र, भानु और उदय भानुदय। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि, वह हम पहले देखेंगे। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब स्वर के सामने जब स्वर आता है, मतलब 2 स्वर का जब मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या और आलय, विद्यालय, दोनों स्वर आमने सामने आए हुए हैं, आ और आ, मतलब उसका आ और आ का मिलाप होकर आलय मतलब आ हुआ है। मुनि और इंद्र, ई और ई का मिलाप होकर बड़ी ही की मात्रा लगाई गई है। मुनि और इंद्र, ई और ई बड़ी ई। श्री और ईश, श्रीश। गुरु और उपदेश, गुरु उपदेश। अब हम स्वर संधि का जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि हम देख लेते हैं। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है, मतलब व्यंजन के सामने जब व्यंजन या स्वर आता है उनका मिलाप होता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उत और हार उद्धार, त और ह का मिलाप होकर ध यहाँ पर बन गया है। सत और धर्म सद्धर्म, त और ध का मिलाप होकर यहाँ ध बना है। आ और छादन आच्छादन, आ और छा का मिलाप होकर आधा च बनकर अच्छा छा बना हुआ है। अब विसर्ग संधि, तीसरा जो मुख्य प्रकार है विसर्ग संधि, वह देखते हैं। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आता है उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग के बाद जब भी कोई व्यंजन आता है या स्वर आता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनहा और अनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल। निहि और अक्षर, निरक्षर, विसर्ग का र हुआ है। निहि और पाप, यहाँ विसर्ग का श हुआ है, निष्पाप। इस प्रकार यह संधि के मुख्य 3 भेद हमने देख लिए हैं। अब हम सहायक क्रिया विस्तार से देखेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। माँ ने खाना बनाया और पिताजी ने अखबार पढ़ा। पिताजी ने अखबार पढ़ा, पिताजी अखबार पढ़ चुके। अब इसमें मूल क्रिया जो है, मूल मुख्य क्रिया जो है वह पढ़ना मतलब पढ़, और उसमें जो सहायक क्रिया जो है वह है चुके, मतलब वह क्या है, सहायक क्रिया है। मतलब इस वाक्य में चुके जो यह क्रिया है, इस क्रिया ने आकर उसे विशेष अर्थ प्राप्त कराने में सहायता की, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहता है। मतलब इस पिताजी अखबार पढ़ चुके, इसमें चुके इस क्रिया ने इस वाक्य को अर्थपूर्ण करने के लिए सहायता की है, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया की परिभाषा हम देख लेते हैं। जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आती है, आकर वाक्य को विशेष
अर्थ प्राप्त कराती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ आती है और साथ आकर वाक्य को विशेष अर्थ प्राप्त कराती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य में जो होती है वह हमेशा अंत में आती है, वाक्य के अंत में आती है। जैसे रोज सवेरे घुमा करो। अब यहाँ घूमना यह मुख्य क्रिया है, करो यह सहायक क्रिया है, करो यह वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया है। अब घुमा करो, अब रोज सवेरे घुमा करो, इसमें करो इस क्रिया ने वाक्य को अर्थपूर्ण कराने में सहायता की है, इसलिए करो यह जो है यह सहायक क्रिया है। और घुमा, यह घूमना मतलब घुमा, यह जो है वह मुख्य क्रिया है। घुमा करो यह जो है संयुक्त क्रिया है, मतलब जो जोड़ कर आने वाली क्रिया होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। घूमना मुख्य क्रिया, करो सहायक क्रिया और घुमा करो यह संयुक्त क्रिया। लता गीत गाती रही। अब इसमें गीत गाना यह जो है वह मुख्य क्रिया है और रही यह है सहायक क्रिया है। यात्री सड़क पर चल पड़े। चलना यह मुख्य क्रिया और पड़े यह जो है सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया अब आपकी जो लिखित परीक्षा होती है वह लिखित परीक्षा में कृति पत्रिका में किस प्रकार प्रश्न आते हैं, तो सहायक क्रिया पहचानिए वाक्य दिया गया होता है कृति पत्रिका में और उसमें से आपको सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी होती है। जैसे बच्चे रेत का घर बनाने लगे, इसमें से सहायक क्रिया आपको पहचाननी होती है और वह इस तरह लिखनी होती है। जैसे लगे लिखकर उसके सामने लिखना होता है सहायक क्रिया और उसकी ब्रैकेट में उसमें लगना यह मुख्य क्रिया लिखना होता है। अब हम प्रेरणार्थ क्रिया विस्तार से देखते हैं। प्रेरणार्थ क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे कर्ता स्वयं वह कार्य न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी नौकर से सामान उठवाती है, मोहन बहन से कपड़े धुलवाता है। और प्रेरणार्थ क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं? तो जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी दूसरे से कहकर तीसरे से कार्य करवाता है उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब हम कारक के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कारक की पहले हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के मुख्य भेद जो होते हैं वह 8 भेद होते हैं। जैसे उसके भेद इस प्रकार है: संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। बकरी पहाड़ों सैर करना चाहती थी, पहाड़ों उगी हरी घास चरना चाहती थी, वह बाड़े निकल भागी। भेड़िए बकरी देखा, भेड़िया बकरी झपटा, बकरी भेड़िए घायल कर दिया, अत्याचारी यही सजा है। अब इसमें यह वाक्य जो है वह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है। अब इसमें यहाँ पर आपको कुछ वही वाक्य दिख रहे हैं। उन वाक्यों में कुछ लाल कलर के अक्षर यहाँ पर दिखाई देते हैं। वह जो लाल कलर के अक्षर है वह क्या है? विभक्ति है। उन विभक्ति ने उसे जोड़ा गया है। बकरी पहाड़ों की सैर करना चाहती थी, पहाड़ों पर उगी हरी घास को चरना चाहती थी, वह बाड़े से निकल भागी। भेड़िए ने बकरी को देखा, भेड़िया बकरी पर झपटा, बकरी ने भेड़िए को घायल कर दिया, अत्याचारी के लिए यही सजा है। अब इसमें बकरी पहाड़ों की सैर करना चाहती थी। अब इस वाक्य में पहाड़ों की
यह जो है वह कारक है और की जो है वह विभक्ति है। वह जो है विभक्ति है, की विभक्ति और पहाड़ों की यह कारक है। जैसे भेड़िए ने बकरी को देखा, अब यहाँ पर भेड़िए ने यह क्या है, कारक है और ने उसकी विभक्ति है। बकरी को कारक और को उसकी विभक्ति है। इस प्रकार जैसे सेठ ने एल्बम खरीदा, सेठ ने कारक है और ने उसकी विभक्ति है। उसके जो मुख्य भेद है वह 8 भेद है, वह मैंने अभी बताए हैं आपको। अब हम वाक्य के भेद देखते हैं। वाक्य के भेद 2 मुख्य भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। और रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब रचना के अब उसके जो है रचना के आधार पर हम पहले भेद देख लेते हैं। पहला जो भेद है रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, यहाँ आपको स्क्रीन पर वाक्य दिख रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। पहले हम सरल वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है पुस्तक पढ़ता है। एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। राम ने खाना खाया, राम है उद्देश्य और खाना खाया विधेय, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। अब दूसरा जो है रचना की दृष्टि से दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। जिस वाक्य में 2 या फिर 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि इन समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्य कुछ समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम यही रहता है और श्याम कानपुर में रहता है। अब यहाँ पर 2 वाक्य है और उन दोनों वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा हुआ है। राम यही रहता है यह एक वाक्य और श्याम कानपुर में रहता है यह एक वाक्य। इन 2 स्वतंत्र वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है, इसलिए इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। और अभी रचना की दृष्टि से तीसरा जो भेद है वह है मिश्र वाक्य। इसकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और एक या एक से अधिक वाक्य उस पर आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक वाक्य उस पर आधारित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा ने कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी। मतलब नेहा ने कहा, लेकिन क्या कहा, यह जो है वह उसके आगे वाले वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यह जो वाक्य है वह 2 वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े गए हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे पर आधारित है। आश्रित वाक्य है वह और अधिक परिश्रम करेगी, यह आश्रित उपवाक्य पर आधारित मुख्य वाक्य उस पर आश्रित होता है, इसलिए उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेहा ने कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी। अब वाक्य के भेद जो है रचना के आधार पर हम साथ में देखेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य है राम और अमन खेलने गए। राम खेलने गया और अमन भी खेलने गया, यह उसका संयुक्त वाक्य। और उसी का मिश्र वाक्य है राम ने कहा कि वह अमन के साथ खेलने जाएगा। यह एक ही वाक्य के तीनों भेद में से वाक्य लिखा गया है। अब वाक्य के भेद का जो दूसरा मुख्य भेद है अर्थ के आधार पर जो भेद होता है, उसका पहला जो भेद है विधानार्थक वाक्य। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राजा का सम्मान सब करते हैं, राम ने खाना खाया, यह विधानार्थक वाक्य। दूसरा जो उसका उपभेद है, दूसरा जो उसका भेद है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य मतलब जिस वाक्य में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट होता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता, शराब पीना मना है,
गीता को मत बुलाओ, यह निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा जो उसका भेद है वह है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अंदर कौन है, वह कब आएगा, हरीश को आखिर क्या हो गया है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं। चौथा जो उसका भेद है संकेतवाचक वाक्य। उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है या वाक्य में शर्त या संकेत के भाव होते हैं उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। राम लखनऊ जाता तो आम लाता। मतलब क्या है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। मतलब इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। उसका अगला जो भेद है वह है संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह, संभावना या शंका प्रकट होती है, जिस वाक्य में कोई संदेह प्रकट होता है, कोई शंका प्रकट होती है, उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह नाटक में भाग ले। मतलब यहाँ कुछ निश्चित नहीं है, संदेह, शंका व्यक्त की गई है, इसलिए यह जो है वह संदेह सूचक वाक्य है। अगला जो भेद है वह है इच्छावाचक वाक्य। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में कहने वाले की इच्छा या फिर आशा, कामना, शुभकामना आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम सबका कल्याण हो, इसमें मन की इच्छा प्रकट हुई है, सदा सुखी रहे, इसलिए यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। अब अगला जो भेद है अर्थ के आधार पर वह है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध होता है, मतलब जिस वाक्य में ऐसा हमें ज्ञात होता है कि उसमें आज्ञा दी गई है, आदेश या अनुमति दी गई है, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शाम बैठकर पढ़ो, यहाँ आज्ञा दी गई है बैठकर पढ़ो। तुम आज ही चले जाओ, हरीश को यह काम करना पड़ेगा। यह आज्ञा, आदेश और अनुमति इस वाक्य से हमें ज्ञात होती है, इसलिए इसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अगला जो भेद है अर्थ के आधार पर वह है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर नजारा है, शाबाश ऐसे ही उन्नति करो। इसमें मन के जो भाव होते हैं वह प्रकट होते हैं उसमें, इसलिए यह विस्मयादि बोधक वाक्य इसे कहते हैं। अब हम पांचवा विभाग जो है रचना विभाग वह विस्तार से देखेंगे। रचना विभाग में पत्र लेखन, गद्य आकलन, वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन इतना पूछा जाता है। अब हम जो पहला जो प्रश्न है पत्र लेखन वह देखते हैं। पत्र लेखन, हम हमारे भावों, विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजने वाले साधन को पत्र कहते हैं। हम पत्र लेखन के बारे में जानते हैं, लेकिन अब पत्र लेखन का जो पुराना प्रारूप था वह बंद हो गया है। आजकल का जो ज़माना है इंटरनेट का है, इसलिए सभी मोबाइल फोन, संगणक, ईमेल के बारे में हम सभी जानते हैं। इसलिए पत्र लेखन में भी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। इसलिए अब ईमेल के प्रारूप में पत्र लेखन हमें करना होता है। 10वीं कक्षा परीक्षा में पत्र लेखन दो प्रकार के आते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। इसमें से हमें कोई भी एक पत्र लिखना होता है, उसके लिए 5 अंक होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन मतलब जिसमें हम पत्र भेज रहे हैं, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, अगर है भी तो लिखते समय नहीं दिखाना चाहिए। इस पत्र में कुछ नियम होते हैं, जैसे सेवा में विषय, महोदय, कलेवर, आपका या बहुधीय लिखना होता है। कार्यालयीन पत्र को ही हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक मतलब हर प्रकार का जो कार्यालयीन पत्र होता है उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र मतलब घरेलू पत्र होते हैं, जिससे हमारे जो संबंध होते हैं, घरेलू संबंध होते हैं, उसे उस प्रकार के पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें अनौपचारिकता होती है, निजी परिचय होता है,
मित्रों, रिश्तेदारों या ऐसे ही सगे संबंधियों को लिखा गया जो पत्र होता है उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र का जो पत्र लेखन है उसका प्रारूप आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ एक विषय दिया गया है। अब उस विषय को लेकर हमें पत्र लिखना है। यह जो पत्र लेखन है यह अनौपचारिक पत्र, यहाँ पर अनौपचारिक पत्र का विषय हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जो पत्र लेखन है, अब उसमें जो विषय, दिनांक, महोदय, विषय विवेचन, ये सभी जो है वह सभी जो है लेफ्ट साइड में, मतलब हमारी बाई तरफ लिखना होता है। और जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका जो पता, उसका नाम और पता जो है या फिर उसका कार्यालय का पता जो है वह हमें पहले लिखना होता है, शुरुआत में लिखना होता है। और जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी जो है वह अंत में लिखना होता है, मतलब आखिरी में लिखना होता है। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आखिरी में भवदीय, अनिल काले, वेदिका सदन, शास्त्री नगर, महात्मा गांधी मार्ग, अमरावती, और आखिर में अंत में ईमेल आईडी दिया गया है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है गद्य आकलन, वह हम विस्तार से देखेंगे। गद्य आकलन मतलब हमें एक परिच्छेद दिया गया होता है, 100 से 180 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया गया होता है कृति पत्रिका में, और उस पर हमें 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न हमें तैयार करने होते हैं। गद्य आकलन के लिए जो प्रश्न हम तैयार करते हैं, वह प्रश्न तैयार करते समय कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य होती है। जैसे प्रश्न रचना जो होती है वह पूरे गद्यांश पर होनी चाहिए। हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखना चाहिए, मतलब कृति पत्रिका में सिर्फ प्रश्न ही तैयार करने चाहिए। प्रश्न तैयार करने के बाद उसका उत्तर नहीं लिखना चाहिए। शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, संदेश लिखिए, जैसे प्रश्न तैयार करने नहीं होते हैं हमें। आकृति पूर्ण कीजिए, जैसे प्रश्नों का समावेश गद्य आकलन में नहीं होना चाहिए। और प्रश्न तैयार करने पर प्रश्न चिन्ह अवश्य देना चाहिए। और भी कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, जैसे प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द आवश्यक होने चाहिए, जैसे कौन, किसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, कौन, इस तरह के जो प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों से ही प्रश्न की निर्मिति हमें करनी। अब हम अगला जो प्रश्न है वृत्तांत लेखन, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। वृत्तांत लेखन, वृत्त घटित मतलब बीता हुआ, और वृत्तांत मतलब घटना का विवरण। इतिवृत्त समाचार या खबर। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना, समारोह या कार्यक्रम का किया गया वर्णन, उसे वृत्तांत लेखन कहते हैं। वृत्तांत लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है, मतलब जो वृत्तांत हम लिखते हैं वह सत्य पर निर्धारित होना चाहिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक होता है। घटना जिस क्रम से घटित हुई है, मतलब जिस क्रम से वह घटना या कार्यक्रम हुआ है, उसी क्रम से अनुच्छेद में और प्रभावी भाषा में हमें लिखनी चाहिए। शब्द रचना लिखते समय शब्द रचना तथा भाषा जो है वह हमें हमारी शुद्ध होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन जो है वह लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। वृत्तांत लेखन को अथवा कहानी लेखन होता है। कहानी लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए हमें। मुद्दे जो होते हैं कहानी के वो सबसे पहले 2 या 3 बार हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए। कहानी की रूपरेखा जो है वो पहले तैयार कर लेनी चाहिए। आरंभ करने से पहले, मतलब कहानी लिखना जो है वह लिखने की शुरुआत करने से पहले हमें उसका शीर्षक सोच कर रखना चाहिए, शीर्षक देना चाहिए। कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। कहानी रोचक हो तो समझ में आ सकती है। जैसे कहानी में मुहावरे, कहावतें, इनका प्रयोग करना चाहिए। उचित मुहावरों का, उचित कहावतों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कहानी रोचक हो सके। कहानी लिखते समय भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। कोई भी कहानी जो है वह भूतकाल में ही होती है। संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखना चाहिए। कहानी अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो वह पढ़ने में रोचक नहीं होगी। कहानी के अंत में
उससे मिलने वाली सीख जो है वह ज़रूर लिखनी चाहिए। मतलब कहानी के अंत में जो कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह सीख हमें अवश्य लिखनी चाहिए अंत में। कहानी लेखन के कुछ प्रकार हैं। असंबद्ध शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। सुवचन या कहावतें भी कई बार दी जाती है कृति पत्रिका में, उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। या कई बार चित्र दिए जाते हैं, उन चित्रों के आधार पर भी, मतलब मुद्दे न देते हुए चित्र दिए जाते हैं, उन चित्रों के आधार पर भी हमें कहानी लिखनी होती है। अब हम अगला जो प्रश्न है विज्ञापन लेखन, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। विज्ञापन लेखन, आज का जो युग है वह विज्ञापन का है। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना या सूचना देना। इसका दूसरा नाम है इश्तेहार भी उसका दूसरा नाम है। अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली जो सूचना होती है इसे विज्ञापन लेखन कहते हैं। विज्ञापन के प्रकार जो है वह 3 प्रकार होते हैं। किसी वस्तु संबंधी विज्ञापन होता है, व्यक्ति संबंधी होता है या फिर स्थान संबंधी विज्ञापन होता है। और विज्ञापन लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वह कुछ इस प्रकार है। विषय के अनुरूप रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे ऐसी भाषा हमारी होनी चाहिए। ऐसी प्रभावशाली भाषा हमारी होनी चाहिए कि जैसे हम उसे प्रेरित करें कि वह वस्तु खरीदी करें। प्रभावशाली शीर्षक भी उसे देना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय हमेशा चौकोर बनाकर उसमें ही विज्ञापन लिखना चाहिए तथा कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आशय हो ऐसा ही विज्ञापन हमें तैयार करना चाहिए। शब्द रचना, विज्ञापन लिखते समय हमारी जो शब्द रचना है वह और हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए तथा नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित होना चाहिए। प्रभावी शब्दों का ही हमें लेखन करते समय उपयोग करना चाहिए तथा संपर्क और स्थल का भी स्पष्ट उल्लेख हो। पेंसिल या अलग अलग रंगों के पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चित्र या डिजाइन की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह सब बातें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सभी मुद्दों का हमारे विज्ञापन में समावेश भी होना चाहिए। अब आखिरी जो प्रश्न है निबंध लेखन, उसे हम विस्तार से देखेंगे। निबंध, नि और बंध, अच्छी तरह से नियमों से बंधा हुआ जो होता है उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध लेखन के अंग जो है वह कुछ इस प्रकार है। भूमिका या प्रस्तावना, गद्य भाग या विषय का विस्तार, उपसंहार या निष्कर्ष। निबंध लेखन के 5 प्रकार है। आत्मकथनात्मक, वैचारिक निबंध मतलब विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और कल्पना प्रधान निबंध। निबंध लेखन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य होती है। जैसे शीर्षक का हमें अध्ययन करना चाहिए। निबंध का शीर्षक क्या है उसके ही अनुरूप हमें निबंध लिखना चाहिए। संकेत बिंदुओं को हमें ठीक से समझना चाहिए। शब्दों की सीमा जो है वह सीमा में लिखनी चाहिए। उसका प्रारूप सही होना चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए लेखन करते समय। अच्छे प्रभावी शब्दों का हमें लेखन करते समय चयन करना चाहिए। हमारी जो भाषा शैली होती है वह प्रभावी होनी चाहिए। मुहावरों का, कहावतों का तथा सूक्तियों का हमें प्रयोग करना चाहिए और उपयुक्त जो शीर्षक है वह भी हमें लिखना चाहिए। और जो निबंध लेखन के जो 5 प्रकार है वह हम थोड़े विस्तार से देखेंगे। आत्मकथनात्मक मतलब इसका जो प्रारंभ होता है वह मैं से ही होना चाहिए। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह हमें स्वयं को रखकर निबंध लिखना होता है, मतलब वह आत्मकथनात्मक निबंध होता है। वैचारिक निबंध मतलब जिसमें विषय से संबंधित विचारों को प्रधानता दी जाती है। विचार के पक्ष और विपक्ष में हमें लिखना होता है, जैसे विज्ञान के चमत्कार।
अगला जो प्रकार है वर्णनात्मक, जैसे ऐतिहासिक स्थल की सैर, उसकी हमें कोई भी ऐतिहासिक स्थल का हमें वर्णन लिखना होता है। चरित्रात्मक निबंध, जैसे मेरा प्रिय खिलाड़ी, उसका हमें उसके बारे में विस्तार से लिखना होता है। और कल्पना प्रधान निबंध, जैसे यदि परीक्षाएं न होती, यदि मोबाइल न होता, इस तरह की जो हमारे कल्पनाएं होती है उस पर हमें निबंध लिखना होता है। इनमें से किसी भी 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं और उसमें से केवल एक विषय पर हमें निबंध लिखना होता है। निबंध लेखन करते समय कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य होती है, जैसे प्रारंभ, विषय विस्तार और समापन। इस क्रम से हमें निबंध लिखना होता है। भाषा, मतलब निबंध लेखन करते समय हमारी जो भाषा है वह प्रवाही, रोचक और शुद्ध होनी चाहिए। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें नीरसता नहीं होनी चाहिए। समापन जो होता है वह सार्थक विचार तक ले जाने वाला होता है, इसलिए हमें समापन भी जो होता है, हमारा निबंध लेखन का जो समापन होता है वह भी रोचक ढंग से हमें करना होता है। इस प्रकार हमारा रचना विभाग जो है वह पूर्ण होता है। और भी कृति पत्रिका छुड़ाते समय, लिखते समय और भी कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य होती हैं, जैसे आकृति में उत्तर लिखते समय आकृति के बाहर उत्तर न आने दें। कृति पत्रिका के प्रश्न में जिस प्रकार की आकृति है उसी प्रकार की आकृति उत्तर पत्रिका में हमें बनानी होती है, अलग आकृति न बनाएं। तथा आकृति करते समय, निकालते समय वह उसके लिए अलग से पेंसिल या कलर का उपयोग न करें। वह जिस पेन से हम लिख रहे होते हैं उसी पेन से हमें आकृति निकालनी होती है। तो छात्रों, इस तरह कृति पत्रिका का पूरे 80 अंक का यह प्रारूप है। मुझे विश्वास है कि आप इन सभी बातों का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। यह आशा व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। इयत्ता 10वी हिंदी कृती पत्रिका अध्यापन पद्धती मनोवेधक आहे. छान माहिती दिली. आपले स्वर सुस्पष्ट आहेत. प्रत्येक प्रश्नाचे उदाहरण आपण हिंदूतून स्पष्टीकरण दिले आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना आपली माहिती सहज समजेल. बहुजन आज न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी आपण सुसंवाद साधलात याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार.